जय श्री कृष्णा। मेरे प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है ज्योतिषाचार्य दीपक शास्त्री और आप सभी देख रहे हैं माँ जगदम्बा ज्योतिष ज्ञान यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अवश्य ही इस पाठ को टैंडी में सुने, क्योंकि टैंडी में सुनने से आपका मन एकाग्र रहेगा। दशों दिशाओं से आपको जब ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा तो आपके लिए ज्योतिष शास्त्र को समझना और भी सरल हो जाएगा और ज्योतिष शास्त्र आपके अंग अंग में बस जाएगा। इसलिए आपसे यही अनुरोध है कि आप अपने हेडफोन्स लगा लीजिए अथवा ईयरफोन्स लगा लीजिए और इस पाठ का टैंडी में ही श्रवण कीजिए, जिससे आपके लिए ज्योतिष शास्त्र समझना सरल हो जाएगा। मेरे प्रिय दर्शकों और मेरे प्रिय छात्रों जो निरंतर हमसे जुड़े हैं और हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ रहे हैं, उन सभी के अनुरोध से आज हम आपके लिए काल सर्प योग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं। काल सर्प योग कुंडली में बनने वाला एक बहुत ही कष्टकारी योग है, लेकिन इसके बारे में समाज में अत्यधिक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। उन सभी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। चलिए आज का यह वीडियो प्रारंभ करते हैं। काल सर्प योग हमारे ज्योतिष शास्त्र की प्राचीन परंपरा में काल सर्प योग का वर्णन वैसे तो कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। हमारे बृहद पाराशर होरा शास्त्र में महर्षि पाराशर ने राहु और केतु से बनने वाले योगों के विषय में तो चर्चा नहीं की, लेकिन उनके अस्तित्व को भी नहीं नकारा। उन्होंने राहु और केतु को छाया ग्रह माना और साथ ही यह भी बताया कि राहु वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और केतु वृश्चिक में। लेकिन नवीन आचार्यों के मत में राहु मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और केतु धनु राशि में उच्च के होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम जानते हैं काल सर्प योग, इसके नाम के पीछे का रहस्य। जी हाँ, काल सर्प योग में हम अपने छात्रों को हमेशा ही बताया करते हैं कि काल सर्प योग में मुख्य भूमिका होती है राहु ग्रह की। जी हाँ, केतु ग्रह इस योग में ना चाहते हुए सहयोग देते हैं। क्यों? क्योंकि राहु और केतु दोनों एक फिक्स गति से चलते हैं और एक दूसरे से फिक्स दूरी पर रहते हैं। सदा ही राहु से 7वें स्थान में केतु रहा करता है। केतु के विषय में भी हम अपने छात्रों को हमेशा बताते हैं कि केतु शुभाति शुभ ग्रह हैं और साथ ही छाया ग्रह भी हैं। इसलिए वह अशुभ ग्रहों के साथ मिलकर अशुभ फल देने में सक्षम है और शुभ ग्रहों के साथ मिलकर शुभाति शुभ फल भी दिया करते हैं। लेकिन राहु इस प्रकार के नहीं हैं। राहु धूर्त स्वभाव के हैं, वह अशुभ ग्रह हैं और शुभ ग्रह के साथ होने पर वह बाहर से शुभ लेकिन अंदर से कुटिलता राहु की रहती ही है। इसलिए राहु ग्रह की इस योग में अत्यधिक भूमिका होती है। काल सर्प योग के नाम के पीछे भी राहु ही कारण है। राहु के अधिदेवता काल होते हैं और राहु ग्रह के प्रतिधि देवता सर्प होते हैं। इसलिए इस योग को काल सर्प योग इस प्रकार से पुकारा जाता है। हमारे गुरु और आचार्यों से हमने जो भी काल सर्प योग के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही अनेकों कुंडलियों का अध्ययन करके जो हमने काल सर्प योग के बारे में विशेषताएं जानी, वही सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। इसलिए हमारा आपसे यही अनुरोध है कि आप भी हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। अपने वर्षों के अनुभव से हम यह दावा करते हैं कि यदि आप हमारे साथ निरंतर जुड़े रहेंगे तो आपको ज्योतिष शास्त्र अवश्य ही आत्मसात हो जाएगा। सर्वप्रथम राहु के स्वभाव के बारे में जानते हैं। राहु का स्वभाव शनिवत कहा गया है। राहु शनि की तरह लंबे समय तक कष्ट देते हैं, लेकिन
इनका कष्ट शनि की तरह धीरे धीरे नहीं अपितु अचानक यह मनुष्य को भारी कष्ट देते हैं और यही अचानक वाला कष्ट वह लंबे समय तक देते हैं। राहु की महादशा अत्यंत कष्टकारी और 18 वर्ष की हुआ करती है। इसी प्रकार शनि की भी महादशा 19 वर्षों की हुआ करती है, इसलिए दोनों में यह समानता है। अब बात करें केतु की। केतु का स्वभाव शीघ्रता वाला है और केतु को कुजवत कहा गया है। केतु का स्वभाव मंगल की तरह होता है। मंगल की भी महादशा 7 वर्षों की होती है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि केतु की भी महादशा 7 वर्षों की ही होती है। इसलिए केतु और मंगल इन दोनों के स्वभाव में समानताएं प्राप्त होती हैं। काल सर्प योग कुंडली में तब बनता है जब राहु और केतु इन दोनों के एक तरफ सभी ग्रह स्थित हों, अर्थात राहु और केतु इन दोनों के मध्य में सभी ग्रह फंस जाएं। साथ ही यह काल सर्प योग 2 प्रकार का हो सकता है, एक उदित गोलार्ध और दूसरा अनुदित गोलार्ध। इसमें से उदित गोलार्ध जन्म समय से ही प्रभावी हो जाता है और अनुदित गोलार्ध गोचर में जब ग्रह उस स्थिति में होते हैं तब अधिक प्रभाव में आता है। उदित गोलार्ध अधिक कष्टकारी होता हुआ देखा गया है, जबकि अनुदित गोलार्ध से इतना कष्ट नहीं होता है। लेकिन हम आपसे सर्वदा यही कहेंगे कि काल सर्प योग कुंडली में बनने वाले कई सारे खराब योगों में से एक योग है। कोई बहुत बड़ा संकट नहीं है। कई सारे परिचितों को काल सर्प योग है और वह अपने जीवन में सदा ही सफल हुए हैं। इसलिए अपने मन से यह विचार त्याग दीजिए कि काल सर्प योग वाले जातक असफल ही होंगे या फिर अल्पायु होंगे। यह सब बातें त्याग दीजिए और शांत मन से पूर्ण विचार पूर्वक ही इस योग के बारे में निर्णय कीजिए। इसलिए आप हमारी वीडियो को पूरा देखिए और अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। दैवज्ञों के मत में कुंडली में काल सर्प बनने का कारण पूर्व जन्म के दोष अथवा पितृदोष मानते हैं। इसलिए काल सर्प योग की शांति के लिए पितृदोष की शांति इत्यादि भी किया जाता है। कुंडली में राहु और केतु की स्थिति के अनुसार यह काल सर्प योग 12 प्रकार का हो सकता है। जानिए किस प्रकार से। सर्वप्रथम यदि राहु लग्न में होगा, केतु सप्तम में होगा, तो यह पहले प्रकार का काल सर्प योग। राहु द्वितीय भाव में, केतु अष्टम में और सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में। तीसरा प्रकार का राहु तृतीय भाव में, केतु नवम भाव में और सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में। चौथा राहु चतुर्थ भाव में, केतु दशम भाव में और सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में। पांचवा राहु पंचम भाव में, केतु एकादश में और सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में। इसी प्रकार से षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश, इन सभी 12 भावों में राहु और केतु की परस्पर स्थिति से यह काल सर्प योग 12 प्रकार का होता है। और इन 12 भावों में 12 राशियों से प्रथम भाव में यदि मेष राशि हो और यदि मेष राशि का लग्न है, वह एक प्रकार का काल सर्प योग हो गया। तत्पश्चात वृषभ राशि लग्न है और लग्न में राहु है, सप्तम भाव में केतु है, तो वह द्वितीय प्रकार का काल सर्प योग हो गया। इसी प्रकार से लग्न से 12 प्रकार का काल सर्प योग हो सकता है। इसी प्रकार से सभी भावों से 12 प्रकार के काल सर्प योग अर्थात 12 गुना 12 बराबर 144 प्रकार के मुख्य काल सर्प योग होते हैं। और अनुदित तथा उदित दोनों का यदि विचार किया जाए तो 144 गुना 2 अर्थात 288 प्रकार के मुख्य काल सर्प होते हैं। इसके अलावा भी यदि एक ग्रह इनकी पकड़ से बाहर आ जाए तो वह आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। तो इस प्रकार से आंशिक काल सर्प योगों की भी गणना करें तो 288 गुणा 12 3456 इतने प्रकार का काल सर्प योग
जातक की कुंडली में हो सकता है। इसलिए बहुत अधिक संभावनाएं हैं कि जातक की कुंडली में कालसर्प योग हो, लेकिन वह इतना अधिक कष्टकारी ना हो, क्योंकि अलग अलग भावों में, अलग अलग राशियों में, अलग अलग स्थितियों में उसका प्रभाव अलग अलग प्रकार का हो सकता है। लेकिन हमारे विद्वानों ने मुख्य प्रकार से 12 प्रकार के काल सर्प योगों के बारे में बताया है। उन 12 प्रकार के काल सर्प योगों के नाम हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम अनंत काल सर्प योग होता है, जब लग्न में राहु स्थित होता है और केतु सप्तम भाव में होता है और सभी ग्रह इनके मध्य में होते हैं, तो यह अनंत काल सर्प योग कहलाता है। तत्पश्चात यदि राहु ग्रह द्वितीय भाव में हो और केतु अष्टम में हो और सभी ग्रह राहु केतु के मध्य में हो, तो यह द्वितीय प्रकार का महाकाल सर्प योग कुलिक काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। तृतीय स्थिति में राहु तृतीय भाव में हो और केतु नवम में हो, तो इस स्थिति में बनने वाला काल सर्प योग वासुकी काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि राहु चतुर्थ भाव में हो और केतु दशम में स्थित हो और सभी ग्रह इनके मध्य में विराजमान हो, तो यह शंखपाल अथवा शंखचूड़ नाम का काल सर्प योग कहा जाता है। तत्पश्चात यदि राहु पंचम भाव में हो और केतु एकादश में स्थित हो, इस प्रकार के काल सर्प को पद्म काल सर्प योग कहा जाता है। इसके बाद यदि राहु षष्ठ भाव में हो और केतु द्वादश भाव में स्थित हो, तो इस प्रकार के काल सर्प योग को महापद्म काल सर्प योग की संज्ञा दी गई है। इसके बाद यदि राहु सप्तम कलत्र भाव में हो और केतु लग्न में हो और सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में हो, तो यह तक्षक काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि राहु अष्टम भाव में स्थित हो और केतु द्वितीय भाव में हो और सभी ग्रह इन दोनों के मध्य में फंस जाएं, तो यह कर्कोटक काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। यदि राहु नवम भाव में स्थित हो और केतु पराक्रम की तृतीय भाव में स्थित हो, तो यह काल सर्प योग शंखपाल काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि राहु दशम भाव में स्थित हो और केतु चतुर्थ में और सभी ग्रह राहु की वक्र गति से प्रभावित होकर राहु और केतु के मध्य में स्थित हों, जी हाँ, उदित काल सर्प योग में राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह इस प्रकार से होते हैं कि राहु की वक्र गति से वह सभी ग्रह प्रभावित होते हैं। राहु और केतु यह दोनों ग्रह हमेशा वक्र गति से चला करते हैं, तो यह काल सर्प योग पातक काल सर्प योग के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले काल सर्प योग के बारे में। यदि राहु एकादश भाव में स्थित हो और केतु पंचम भाव में, तो यह काल सर्प योग विषधर काल सर्प योग के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे अंतिम स्थिति यदि राहु द्वादश भाव में स्थित हो और केतु षष्ठ भाव में स्थित हो और शेष ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित हों और राहु की वक्र गति से प्रभावित हो रहे हों, तो यह 12वां प्रकार का काल सर्प योग शेषनाग काल सर्प योग के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको काल सर्प योग के विषय में कई सारी महत्वपूर्ण और नई नई बातें बताई। हमें आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रहा होगा, लेकिन इस ज्ञान को आप रोकिए मत और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमारा YouTube चैनल बनाने का यही लक्ष्य है कि ज्योतिष शास्त्र का सही ज्ञान अधिक से अधिक लोगों के साथ पहुंच सके। हमारे गुरु और आचार्यों ने हमें ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का विस्तार, ज्योतिष शास्त्र के सही ज्ञान का प्रचार और प्रसार करने की ही आज्ञा दी है। इसलिए हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल का समर्थन कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए।
ताकि हमारा उत्साहवर्धन हो और हम आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस अधिक से अधिक संख्या में दे सकें। इसलिए आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी शंकाएं और सुझाव प्रकट कर सकते हैं। अंत में हम आपसे यही कहेंगे कि यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हम अवश्य ही आपको ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान प्रदान करेंगे। इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।